हाय दोस्तों, उम्मीद है कि अब तक आपने क्रिस्टोफर नोलन की स्पेस वाली फिल्म इंटरस्टेलर देख ली होगी, जिसमें मैथ्यू, एने और माइकल हैं। मैंने अपनी समझ के हिसाब से इस फिल्म की एंडिंग को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैं यहाँ वार्म होल्स और ब्लैक होल के साइंस वाले टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप उन्हें अलग से पढ़ सकते हैं। क्रिस्टोफर नोलन ने खुद कहा था कि लोग हमेशा मेरी फिल्म में प्लॉट होल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे भी पता होता है कि मेरी फिल्म में कहाँ प्लॉट होल्स हैं, पर अक्सर लोग उनको पकड़ नहीं पाते। लेकिन अगर साइंस रिलेटेड इश्यू की बात करें तो वो किप का काम था। एक और बात जहन में रखिएगा, ये एक साई-फाई मूवी है, कोई स्पेस की डॉक्यूमेंट्री नहीं जो 100% एक्यूरेट हो। इंटरस्टेलर एक बिग बजट साई-फाई फिल्म है जो साई-फाई लवर्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन इस फिल्म का सिर्फ साइंस या स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेना देना नहीं है। ये प्यार, बलिदान, उम्मीद और यकीन की एक कहानी है जो मूवी को इमोशनल डेप्थ देती है। जो लोग हमेशा नोलन की फिल्मों को क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी स्टोरी टेलिंग ज्यादा इमोशनल नहीं होती, उनके लिए इंटरस्टेलर एक जवाब जैसा है। हालांकि कुछ लोग फिर भी कंप्लेन करेंगे कि नोलन इमोशनल सीन्स को उतनी सेंसिटिविटी से हैंडल नहीं कर पाते। ये फिल्म नियर फ्यूचर में सेट है, पर एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया गया। दुनिया एक बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। ब्लिट नाम की एक बीमारी ने हवा में फैलकर क्रॉप्स को तबाह कर दिया है। इस वजह से फसलें सिर्फ ग्रे ब्राउन पाउडर बनकर बिखर रही हैं और दुनिया भुखमरी से जूझ रही है। इस सिचुएशन ने लोगों को मजबूर कर दिया कि इमरजेंसी फार्मिंग करें, जिसमें कूपर भी शामिल है। ये एक रिटायर्ड नासा पायलट है जो अपने दो होशियार बच्चों मर्फ और टॉम का ध्यान रख रहा है। कूपर और मर्फ मोर्स कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हुए अपने शहर के बाहर एक सीक्रेट नासा स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें डॉक्टर ब्रांड मिलते हैं जो बताते हैं कि जमीन खत्म होने वाली है। अगर किसी दूसरे यूनिवर्स में कोई नया प्लैनेट जो लाइफ के लिए सूटेबल हो नहीं मिला तो इंसान का सफाया हो जाएगा। इंटरस्टेलर एक माइंड ब्लोइंग और विजुअली स्टनिंग एक्सपीरियंस है जो स्टीवन स्पिलबर्ग की साई-फाई फिल्मों का इमोशनल टच भी रखती है, खासकर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जिसमें एक फादर डॉटर रिलेशनशिप दिखाया गया है। साथ ही ये फिल्म स्टैनली की लेजेंडरी साई-फाई मूवी 2001 अ स्पेस ओडिसी को भी ट्रिब्यूट देती है। लेकिन फिर भी ये एक प्योर क्रिस्टोफर नोलन वाली फिल्म है, जिसमें उसकी यूजुअल कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग और एक कंफ्यूजिंग थर्ड एक्ट फिनाले है। फिल्म की एंडिंग कई लोगों के लिए पजलिंग या फ्रस्ट्रेटिंग थी, कुछ लोगों को तो ये बेवकूफी भरा भी लगा होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले एक ही पेज पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिल्म एग्जैक्टली खत्म कैसे होती है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि दे कौन है और टेसरेक्ट में कूपर के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। इसे समझने के लिए पहले डॉक्टर ब्रांड के प्लान ए और बी पर बात करते हैं। मूवी में ये क्लियरली दिखाया गया है कि यूएस गवर्नमेंट नासा को सीक्रेटली फंड कर रही थी ताकि एक नया हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढा जा सके जो इंसानों का नया घर बन सके। लेकिन यहाँ कूपर एक वैलिड सवाल उठाता है, जब इंसानों के पास पहले से ही वक्त बहुत कम है तो नासा किसी ऐसे प्लैनेट को कैसे ढूंढ सकती है जो इंसानों के रहने लायक हो, क्योंकि पास की गैलेक्सी तक पहुँचने में ही डिकेड्स लग जाएंगे। डॉक्टर ब्रांड कूपर को एक बड़ी बात बताता है, दे ने सैटर्न के पास एक वर्म होल बनाया है। इसका फायदा उठाते हुए नासा ने पहले ही 13 एस्ट्रोनॉट को वर्म होल के उस पार भेज दिया है। हर एस्ट्रोनॉट का मिशन ये है कि वो अपने प्लैनेट पर लैंड करे और देखे कि वहाँ ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है या नहीं। अगर किसी प्लैनेट पर इंसानों को बसाना पॉसिबल होता तो एस्ट्रोनॉट एक बीकन एक्टिवेट करता, जिससे नासा को सिग्नल मिलता कि ये प्लैनेट एक कैंडिडेट हो सकता है। नासा एस्ट्रोनॉट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, लेकिन उनके बीकन्स को ट्रैक कर रही है। मुश्किल ये है कि 10 बीकन बंद हो चुके हैं, सिर्फ 3 एक्टिव बचे हैं, जो बताते हैं कि शायद सिर्फ ये 3 प्लैनेट्स ह्यूमन लाइफ के लिए सूटेबल हो सकते हैं। सबसे पहले साइंटिफिकली देखा जाए तो हम 3D दुनिया में नहीं बल्कि एक 4D दुनिया में रहते हैं। ये 4th डायमेंशन टाइम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी से कहेंगे चलिए कल 10 बजे IMAX में मूवी देखने चलते हैं, तो यहाँ IMAX की लोकेशन 3D स्पेस बताता है और 10 AM का टाइम 4 डायमेंशन होता है। मतलब सिर्फ जगह बताना काफी नहीं होता, हमें टाइम भी बताना पड़ता है, क्योंकि बिना टाइम के हम किसी भी इवेंट को एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अब हम प्लान ए की बात करते हैं। प्रोफेसर ब्रांड एक एडवांस इक्वेशन पर काम कर रहा है जो अगर सॉल्व हो गई तो ह्यूमंस 5th डायमेंशनल फिजिक्स स्पेशली ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकेंगे। अगर डॉक्टर ब्रांड ग्रेविटी को अपने कंट्रोल में लेने या उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है तो वो पूरी दुनिया के लोगों को एक नया हैबिटेबल प्लैनेट पर भेज सकता है, उसी स्पेस स्टेशन से जो सीक्रेटली बन रही है। यही रीजन था कि डॉक्टर ब्रांड ने कूपर से कहा कि वो स्पेस स्टेशन को ध्यान से देखे। कूपर सरप्राइज होकर बोलता है, ये सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब जो स्पेस स्टेशन बन रही थी वो असल में एक आर्क थी
इसी से इंसानों को स्पेस में ले जाया जाना था। लेकिन बाद में डॉक्टर ब्रैंड ये एडमिट करता है कि उसने इक्वेशन तो सॉल्व कर ली थी, पर शायद वो ग्रेविटी को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी वजह से उसे प्लान बी पर जाना पड़ा। अब प्लान बी क्या है, चलिए समझते हैं। अगर प्लान ए फेल हो जाता तो नासा के पास प्लान बी रेडी था। इस प्लान के तहत नासा ने फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रियो का एक बैंक तैयार किया था, जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल का बैकअप प्लान था। इंड्योरेंस टीम का काम था कि जो प्लैनेट सबसे ज्यादा रहने लायक हो वहाँ सेटल हो जाएं और पहली जनरेशन के एम्ब्रियोस को रेस करें। ये नए बच्चे बड़े होने के बाद नए एम्ब्रियोस को ग्रो करेंगे और इसी तरह ह्यूमैनिटी सरवाइव करती रहेगी। अब डॉक्टर ब्रैंड ने प्लान ए के बारे में झूठ क्यों बोला? सिंपल है, अगर डॉक्टर ब्रैंड सच बोल देता कि प्लान ए इम्पॉसिबल है तो नासा को गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिलती, कूपर और दूसरे लोग मिशन पर जाने से मना कर देते और आर्क यानी स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाता। उसे चाहिए था कि लोग उम्मीद करें कि प्लान ए कभी न कभी काम करेगा, ताकि सब मिलकर काम करें और प्लान बी एग्जीक्यूट हो सके। अब बात करते हैं दे कौन है। मूवी की शुरुआत में कूपर और नासा वाले दे को एक अननोन एलियन स्पीशीज मानते हैं, जो 5D वर्ल्ड में रहती है और टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन जब कूपर ब्लैक होल के अंदर जाता है और टेसरेक्ट में लैंड करता है, तब उसे रियलाइज होता है कि दे एक्चुअली ईटी नहीं बल्कि फ्यूचर ह्यूमंस हैं। ये सुपर एडवांस ह्यूमन फ्यूचर में इतने पावरफुल हो गए हैं कि ग्रेविटी को कंट्रोल करना और टाइम ट्रैवल समझ गए हैं। उन्होंने ही टेसरेक्ट बनाया था ताकि कूपर मर्व तक अपने मैसेजेस भेज सके और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। ये बात पैराडॉक्सिकल लग सकती है और ज्यादा सवाल खड़ा कर सकती है, लेकिन फ्यूचर के सुपर ह्यूमंस को ये याद था कि मर्फी और कूपर ही वो लोग थे जो ह्यूमैनिटी को बचाने में मदद करेंगे। इसीलिए उन्होंने इंसानों और अपने आप की हेल्प करने का फैसला किया। सुपर ह्यूमंस के लिए टाइम एक फिजिकल डायमेंशन है, बिल्कुल स्पेस की तरह, जिसमें आप आगे या पीछे जा सकते हैं। उन्हें पता था कि कूपर ब्लैक होल में कब पहुंचने वाला है और मर्फी से बात करना कितना जरूरी होगा ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। इसलिए उन्होंने एक 3 डायमेंशनल टेसरेक्ट बनाया जो डायरेक्टली मर्फी के बेडरूम के बुक शेल्फ के पीछे कूपर को ले जाता है। टेसरेक्ट में मर्फी की जिंदगी की पूरी टाइमलाइन थी, जिसमें कूपर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता था, लेकिन वो टाइम को फिजिकल चीजों की तरह चेंज नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि वो सिर्फ इवेंट को देख सकता था, लेकिन टाइम को मैनिपुलेट नहीं कर सकता था। जैसे हम फिजिकल चीजों को हिलाते या बदलते हैं, पर टाइम को नहीं। ग्रेविटी एक्चुअली दूसरे डायमेंशन से भी पास हो सकती है और इसी वजह से कूपर अपना मैसेज मर्फी को भेज पाता है, स्टे लिखकर, बुक को शेल्फ से गिराकर। कूपर ने अपने आप को इस मिशन के लिए चूज किया था यूजिंग ग्रेविटी एनोमली। आपको याद होगा जब डस्ट सीन दिखाया गया था, जहां कूपर बाइनरी कोड ढूंढता है जो नासा के सीक्रेट स्पेस स्टेशन तक ले जाता है। फ्यूचरिस्टिक ह्यूमंस ने ये जाना था कि मर्फी कूपर ही इन्हें बचा सकती है उस इक्वेशन के थ्रू, इसलिए उन्होंने उसके साथ कम्युनिकेट करने का तरीका चूज किया, लव। ये 5th डायमेंशनल कम्युनिकेशन ग्रेविटी के थ्रू किया गया था, जो अर्थ पर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के जरिए विजिबल होता है। कूपर अपने प्यार और ग्रेविटी का इस्तेमाल करके मर्फी की वॉच को जेंटली मैनिपुलेट करता है, जिसमें टार्स ने जो डेटा एक्वायर किया था उसे मोर्स कोड के वॉच टिक के थ्रू ट्रांसफर किया। इस प्रोसेस के बाद मर्फी वो डेटा डीकोड करती है, जिससे उसके पास स्पेस और टाइम के बारे में वो सब इन्फॉर्मेशन आती है जो ह्यूमैनिटी को प्लान ए कंप्लीट करने में मदद करने के लिए जरूरी थी। अब हम बात करते हैं कूपर ने कैसे सरवाइव किया। टाइम और ग्रेविटी एक दूसरे से उलट होते हैं, मतलब जहाँ ग्रेविटी का पुल ज्यादा होता है, टाइम धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ये ब्लैक होल्स में सबसे ज्यादा होता है। जब हम ब्लैक होल के अंदर जाते हैं, ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि टाइम वहाँ काफी स्लो हो जाता है। अगर हम नॉर्मली दुनिया में 1 घंटा गुजार रहे हैं, तो ब्लैक होल के अंदर वही टाइम काफी देर तक स्लो हो सकता है। जहाँ कुछ सेकंड्स या मिनट हमारे लिए बनते हैं, लेकिन अर्थ पर यही वक्त 90 साल का हो सकता है। जब टार्स और कूपर स्पेस में घूम रहे थे, वो वर्म होल के अंदर जा रहे थे। वर्म होल एक स्पेशल टाइप का स्पेस टाइम टनल है, जिसमें डिस्टेंस और टाइम को कंप्रेस किया जाता है। अर्थ पर मर्फी ने 90 साल गुजार दिए, जबकि कूपर एक्चुअल में बस कुछ सेकंड या मिनट ही वर्म होल के अंदर था। इसका मतलब है कि ग्रेविटी के स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के चलते उसका टाइम स्लो हो गया था। जब डॉक्टर ने कहा आप बहुत लकी थे, क्योंकि रेंजर्स ने आपको तब ढूंढा जब आपका ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ 1 मिनट का बचा था। इसका मतलब था कि स्पेस में ज्यादा वक्त नहीं गुजारा गया था। अगर अर्थ के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो टार्स और कूपर को जिंदा रहने के लिए बस 1 मिनट का ऑक्सीजन था, लेकिन स्पेस टाइम में उनका वक्त इतना स्लो था कि उन्हें सरवाइव करने के लिए ज्यादा वक्त मिल गया। यानी ग्रेविटी का पुल जब ज्यादा होता है, जैसे ब्लैक होल में, टाइम धीरे धीरे स्लो हो जाता है। इसलिए कूपर और टार्स ने स्पेस में थोड़ा टाइम गुजारा,
लेकिन अर्थ पर लोगों का वक्त काफी फास्ट गुजर गया और उन्होंने 90 साल का टाइम फील किया, जबकि कूपर और टार्स ने सिर्फ कुछ मिनट स्पेंड किए। कूपर जब हॉस्पिटल में उठता है, उसे रियलाइज होता है कि वो 124 साल का हो गया है और उसकी बेटी मर्फ अब भी जिंदा है, लेकिन वो क्रायोजेनिकली फ्रोजन थी कुछ सालों तक। जब वो दोनों मिलते हैं, मर्फ कूपर को वापस जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो काफी बूढ़ी हो चुकी है। उसके लिए कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ऐसे नहीं देखना चाहता कि वो आखिरी सांसें ले रहा हो, और उसने अपनी पूरी जिंदगी इस बात के साथ गुजारी थी कि कूपर कभी वापस नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ एमिली एडमंड के प्लैनेट पर जाती है, जहां उसे ये कंफर्म करना होता है कि क्या वो प्लैनेट रहने लायक है या नहीं। लेकिन फिल्म में ये क्लियर नहीं किया गया कि वहां एडमंड का क्या हुआ। कोई क्लियर एविडेंस नहीं दिया गया जो ये प्रूव करे कि प्लैनेट हैबिटेबल है या नहीं। बस ये दिखाया गया कि एमिली ने वहाँ एक कैंप बनाया है, तो ये पूरी तरह ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे परसीव करते हैं। आखिर में कूपर अपनी जर्नी को एमिली को ढूंढने के लिए कंटिन्यू करता है। क्या वो एमिली को ढूंढ पाता है ये नहीं, ये एक डिबेट का टॉपिक है, लेकिन वो डेलन थॉमस के पोएटिक लाइन को मेटाफोरिकली फॉलो करता है। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेज एट क्लोज ऑफ डे, रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। इसका मतलब है कूपर अपने मौत को आराम से एक्सेप्ट नहीं करेगा, बुढ़ापे में भी जिंदगी के लिए फाइट करेगा और जब तक हो सके जीने के लिए स्ट्रगल करेगा, हार नहीं मानेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय, अपना ख्याल रखिए।